नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी बात। टेलीफोनिक वार्ता में पीएम ने कहा, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, न करता है, न करेगा। भारत और क्रोएशिया के संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। पीएम मोदी क्रोएशिया में अपने समकक्ष प्लेंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। G7 के वैश्विक मंच से पीएम मोदी का दुनिया को साफ संदेश। कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए न हो कोई जगह। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता को दुनिया के सामने रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग वार्षिक पास होगा लागू। पास 1 साल या 200 यात्राओं तक रहेगा मान्य। तेज, सरल और सुरक्षित यात्रा का मिलेगा अनुभव। और ईरान इजराइल संघर्ष छठे दिन भी जारी। आईडीएफ ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। खमैनी के इजराइल के साथ जंग का किया ऐलान। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पीएम मोदी के साथ ट्रंप की बातचीत की जानकारी दी। विदेश सचिव ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन भी जताया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। 3 देशों की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी आज क्रोएशिया की यात्रा पर हैं, जो ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। जाग्रेब से डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की एक खास रिपोर्ट। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के बाद पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा हो रही है। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक साफ संकेत भी होंगी कि यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट व शिपिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 78 लाख के करीब जो क्रोएशियन कम्युनिटी है, बड़ी अपने आप को गौरव वाली और क्लोजली निट कम्युनिटी है। वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है
क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, जो मौजूदा वक्त में बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले तेजी से विकास के रास्ते पर प्रगति कर रहा है। भारत के लिए क्रोएशिया के रिश्तों का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को क्रोएशिया समर्थन करता है। पीएम मोदी की ये यात्रा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसी साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और भी मजबूत करेगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच जनसंपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। दूसरा जो बायलैटरल्स है इंडिया का और क्रोएशिया का बीच में, सो अभी हमारा मोदी साहब का विजिट का बाद में बहुत कुछ बदलेगा। जाग्रेब विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन का ऐतिहासिक केंद्र भी है। क्रोएशिया में भारतीय संस्कृति का बढ़ता प्रभाव इन गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी के दौरे से यहाँ रह रहे भारतवंशी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी प्लान करके बैठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में जितने भी लड़के मेरे साथ रहते हैं, वो 18 जून को जाएंगे और उन्हें सिर्फ हमें देखना है। हमें सिर्फ देखने का भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई बात इंडियन पर कोई हमारी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री जी को देखें और उनका स्वागत करें। पिछले एक दशक में भारत की यूरोप में भागीदारी केवल पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाग्रेब दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी, साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार होने की उम्मीद है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। योग और आयुर्वेद को लेकर रुचि दुनिया भर में बढ़ रही है। क्रोएशिया में भी कई जगहों पर योग सेंटर खुले हैं, जहां क्रोएशिया के लोग योग ध्यान सीख रहे हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में ऐसे ही एक योग सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। योग और आयुर्वेद को लेकर दुनिया भर में न केवल जागरूकता बढ़ी है, बल्कि हम देख रहे हैं कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में योग को लोग शामिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं क्रोएशिया के राजधानी जाग्रेब में और यहाँ पर आप देखिए इस तरह की जो क्लासेज हैं, योग की जो क्लास है वो विधिवत तरीके से होती है। और ख़ास तौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नज़दीक आता है तो हम देखते हैं कि तमाम जगह, दुनिया भर के तमाम जगहों पर उसकी तैयारी होती है और इस तरह की जो क्लास है वो हमें ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती है। ये जाग्रेब का मुख्य शहर है, जाग्रेब का मुख्य इलाका है, जहाँ पर हमें देख रहे हैं कि ये जो योग की जो शिक्षा है वो इस तरह से नियमित तौर पर दी जाती है और 3 पाली में क्लास होती है, जहाँ पर छात्र आते हैं, जहाँ पर लोग आते हैं, योग ध्यान सीखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद योग को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इस तरह की जो क्लासेज हैं वो जगह जगह देखने को मिल रही है। यहाँ जाग्रेब में भी योग सिखाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो क्रोएशिया के लोग हैं वो योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब, क्रोएशिया। क्रोएशिया में भारत के राजदूत अरुण गोयल ने बताया कि भारत और क्रोएशिया के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये समझौता ज्ञापन साइंस और टेक्नोलॉजी, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। इस दौरे में 4 एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। पहला जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो दोनों देशों का ट्रेड हाईटेक एरियाज़ में बढ़ने की आशा है। इसके अलावा एग्रीमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में, ताकि दोनों देशों के जो किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो और वो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें। तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है जो 1999 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये 5 साल का आगे कल्चरल एक्सचेंज सांस्कृतिक होगा। भारतीय व्यंजन दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। क्रोएशिया में कई रेस्टोरेंट भारतीय व्यंजन को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में ऐसे ही इंडियन फूड को लेकर रेस्टोरेंट चलाने वाले देवराज से खास बातचीत की।
हमारे साथ देवराज हैं, भारतीय उद्यमी हैं, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में भारतीय रेस्तरां चलाते हैं। भारतीय जो व्यंजन है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी अब बहुत पसंद आने लगा है। हम आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। कितना उत्साह देखते हैं भारतवंशियों में, भारत के लोग जो यहाँ रहते हैं, इस विजिट से उनको कितनी उम्मीद है? पूरा जगत को मालूम है वो क्या कर रहा है। और आज का तारीख में प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। कल्चरल बहुत हम देख रहे हैं तो बहुत अपटाइज है, बहुत सांस्कृतिक तौर पर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, योग हो या फिर आयुर्वेदा हो। तो अब फूड के जरिए भी आप यहाँ के लोकल्स को देख रहे हैं। माइन टॉपिक खोला अभी तो वेदा चांटिंग। अभी देखिए तो क्रोएशियन लोग वेदा चांटिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता है, योगा में बहुत इंटरेस्ट लेता है। लास्ट ईयर हम 138 सिटीज़ क्रोएशिया में योगा का दिन में योगा का प्रैक्टिस किया। एक भारतीय खाने में भी खूब रुचि ले रहे हैं आप? भारत में खाने में तो इसके लिए तो हम तो 20 साल से इधर जी रहे हैं, तो हम फैमिली लोग कब बैठ के बात कर रहा था, हम वापस क्या क्रोएशिया दे सकता है। बोला क्यों ना हो रेस्टोरेंट खोले, तो समथिंग विच एवरीबडी कैन कनेक्ट टू, ना। तो बहुत प्यार से बहुत क्रोएशियन लोग हमारा पास आके खाता है और बहुत पसंद करता है। जहाँ साउथ इंडियन वो नॉर्थ इंडिया और डोसा तो वो लोगों के लिए समथिंग वेरी डिफरेंट। इसको बोलता है क्रोएशियन में पालाचिंके बोलता है वो लोगों का डोसा, तो हमारा डोसा को भी बहुत प्यार करके खाता है। लाइकवाइज ऑल द डिशेस वॉट एवर फ्रॉम इंडिया दे लव इट, मोस्टली वेजिटेरियन, क्योंकि वेजिटेरियन जो हमारा जो कुजिन में मिलता है कोई दूसरा कुजिन में नहीं मिलता है। सो दैट इज़ वी आर प्राउड ऑफ इंडिया दैट वी कैन गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस इन द इंडियन कुजिन। यहाँ जो भारतीय रहते हैं उनमें क्या बातचीत होती है भारत के बारे में, भारत के विकास के बारे में बीते 10 वर्षों में? 10 साल से बहुत कुछ चेंजेस देखा। देखिए मैं साल पे 2-3 बार तो मैं जाता हूँ बोल तो मेरा बिजनेस में जो हम एक्सपोर्ट करता है तो साउथ में जाता है, नॉर्थ में जाता है, हर टाइम में जाता हूँ। बदलाव तो इतना है बोल नहीं सकता। एक दूसरा एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशंस हो, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो वो सब कुछ प्लस पॉइंट्स है हमारे लिए। और अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते बढ़ते हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा साथ में, क्योंकि वाई इंडिया इज लैकिंग इन टूरिज्म बिकॉज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। बट नाउ अभी एक बहुत बड़ा मौका है इंडिया के लिए, पूरा यूरोप लोग, पूरा देश के लिए हमको इंडिया को आके एक्सप्लोर करना। सो वो तो मौका हमारा मोदी जी ने और मोदी का सरकार ने दिया है। बहुत धन्यवाद देवराज। इंडियन फूड को लेकर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां भारतीय व्यंजन मिलता है, और केवल भारतीय भारतवंशी नहीं, दुनिया भर के जो पर्यटक आते हैं वो नहीं, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग बहुत पसंद कर रहे हैं भारतीय व्यंजन को, ये बता रहे हैं। और भारत कितना बदला है, यहाँ बात होती है, यहाँ चर्चा होती है, जो भारतीय लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, भारतवंशी रह रहे हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काफ़ी बदल गया भारत। चाहे बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ हों या तमाम बड़ी योजनाओं के जरिए वो फ़र्क दिखता है जब वो भारत जाते हैं। इस बारे में भी चर्चा कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर भारतीय व्यंजन की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भारतीय जो खाना है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है दुनिया भर में, और इस जब रेस्टोरेंट पर हम आते हैं तो यहाँ भी लोग यही कह रहे हैं। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जागरेब। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की जानकारी देते हुए बताया है कि इस साल 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों, कार, जीप, वैन आदि के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, और ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा। वार्षिक पास के चालू करने और नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI MORTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। ये नीति 7 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहे चिंताओं का समाधान करेगी, और ये पास टोल भुगतान को एक सुलभ लेन देन में बदलने में मदद करेगा, जिससे टोल पर विवाद, प्रतीक्षा और भीड़ में कमी आएगी।
सरकार लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 28 राज्यों को 20,264 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 19 राज्यों को 5,160 करोड़ रुपए जारी किए। और हिमाचल के लिए सौगात पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देवभूमि में संकट से निपटने तथा आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता आपदा पीड़ित नागरिकों को महत्वपूर्ण संबल है। मोदी सरकार देवभूमि की जनता के साथ हर संकट में खड़ी है और साथ ही हिमाचल की हर संभव सहायता के लिए सदैव की भी कटिबद्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है, साथ ही उत्पादन के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है। कृषि क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है। अगर मोटे तौर पर हम खाद्यान्न का उत्पादन ही देखें तो 40% बढ़ा है। ये उनकी विजन का, नीतियों का, योजनाओं का, कार्यक्रमों का ही प्रभाव है। लेकिन फिर भी अनंत संभावनाएं काम करने की और हमारे सामने लक्ष्य है। भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पोषण युक्त अनाज, फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में जनता के लिए उपलब्ध कराना है। किसानों की आजीविका ढंग से चले, खेती फायदे का धंधा बने, इसकी कोशिश करनी है। और इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उत्पादन देने वाली बनाए रखना है। और इसके साथ साथ भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में एकजुट होकर काम करने की बात कही। उन्होंने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों और वैज्ञानिकों की टीम ने देश भर के गांव में किसानों से सीधा संवाद किया। वन एग्रीकल्चर वन टीम, एक टीम बनाई जाए कि सब मिलकर एक दिशा में काम करें जिनमें किसान भी शामिल। और इसी विचार को लेकर हमने बनाया विकसित कृषि संकल्प अभियान। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, लेकिन वैज्ञानिक हमारे ऋषि हैं, एक तरह से शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे सीधे किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। मैं वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, इस काम में लगे सारे अधिकारी मित्रों को भी बधाई दूंगा, राज्य सरकारों को धन्यवाद दूंगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केवीके, आईसीआर, उन्नतशील किसान मिलकर इस अभियान में जुटे। भारतीय नौसेना ने बुधवार को अरनाला युद्धपोत को शामिल किया। इसमें 16 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी के जहाज़ों को लिया गया है। इससे तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है। ये जहाज भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को बढ़ाएगा।
देश के समुद्री तट के करीब दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल साबित होने वाले INS अर्नाला युद्धपोत को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये समारोह विशाखापत्तनम नौसेना डॉकयार्ड में हुआ, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल हुए। इस दौरान जनरल अनिल चौहान ने कहा कि INS अर्नाला समुद्र में निगरानी और दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। That INS Arnala has been designed to undertake the highly challenging missions of underwater surveillance, anti-submarine warfare operations, and low-intensity maritime operations. I am sanguine that the ship with superior anti-submarine warfare capabilities as well as mine-laying capabilities will play a crucial role in safeguarding India's vast coastline. I am also confident that the carefully selected weapons and sensors will make the ship a highly potent platform and a force enabler for successful and effective fleet operations. At the same, I would also appreciate the mammoth effort of the Indian Navy for having the intent and ability to transform this vision into a reality through the Indianness route. I would like to highlight to the commanding officer and the commissioning crew of INS Arnala that the onerous responsibility of this war asset rests entirely on your shoulders from now on. Remember, this machine is as good as the men behind it. Being the first of the class, your performance will set a benchmark for rest of the series that would follow. छत्तीसगढ़ के सुकमा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ग्रेहाउंड्स फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां ग्रेहाउंड्स के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 3 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे आंध्र प्रदेश की सीमा पर मारेडलपल्ली के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 3 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। इस संबंध में बस्तर के IG सुंदरराज पी ने बताया कि इसमें सेंट्रल कमेटी सदस्य के गजाराला रवि उर्फ उदय और आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोन कमेटी के सचिव रावी वेंकट चैतन्य उर्फ अरुणा शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर और गरियाबंद में मारे गए नक्सली नेता चलपति की पत्नी अंजू भी हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है और सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत CPM महोदय संगठन के सरगना बसवराजू का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। तत्पश्चात नेशनल पार्क इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर गौतम उर्फ सुधाकर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। अभी आसपास इलाका में जो अन्य जो सीमावर्ती राज्यों में भी महोदय के खिलाफ प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसमें अभी आंध्र ओडिशा बॉर्डर इलाका जो AOP बोलते उस इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर उदय उर्फ रवि और एक स्टेट लेवल कमेटी कैडर अरुणा, उनका मुठभेड़ में मारा जाने का सूचना भी प्राप्त हो रही है। उसका ऑफिशियली मतलब जो संबंधित राज्य का पुलिस द्वारा उसका पुष्टि की जाएगी, लेकिन जैसा सूचना आ रहा था उस हिसाब से जो संबंधित जो राज्य पुलिस से भी हम संपर्क स्थापित करेंगे और उसका तस्दीक करने के लिए भी प्रयास करेगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के समीप पहाड़ी से बोल्डर गिरने से हादसा हो गया है। मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही DDRF टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने वाले सभी रास्तों को यात्रा के दौरान नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। एक आदेश के अनुसार 1 जुलाई से 10 अगस्त तक पहलगाम और बालटाल सहित अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों पर UAV, ड्रोन, गुब्बारों सहित सभी प्रकार की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वजह से यात्रा क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यात्रा की योजना बनाने वाले यात्री इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर तक पैदल पहुंच सकते हैं या यात्रा के दौरान टट्टू या पालकी की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं उधमपुर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखा गया है।
अमरनाथ जी यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है वो उधमपुर ज़िले से भी क्रॉस करती है और यहाँ पे लगभग हमने 26 लॉजमेंट सेंटर्स तैयार किए हैं, जिसमें हमारे पास लगभग 6 से 6,500 लोगों को रोकने की यहाँ पे कैपेसिटी डेवलप की गई है। और साथ ही साथ उनकी अदर नीड्स जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, वॉशरूम्स अलोंग द हाईवे भी हमने उसकी भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करी है। आज की डेट में हमारे पास लगभग 71 यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी और लगभग 40 के करीब बेदिंग पॉइंट्स हैं और इसको ऑगमेंट भी किया जा रहा है, जिसमें हम नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अलोंग दी हाईवे, ताकि जितने भी यात्री ज़िले से क्रॉस करके अपनी यात्रा को आगे लेके जाते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस यहाँ पे नहीं है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।